हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का जो विद्रोह था वो हम डिस्कस करेंगे। ये इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया की पहली क्रांति थी, पहला वॉर था जिसमें पूरा इंडिया यूनाइट होके अगेंस्ट ब्रिटिशर से लड़ा था। ठीक है, इसलिए इसको पहला वॉर बोला जाता है। ये 1857 का रिवॉल्ट एकदम से ही नहीं हो गया था, इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट थे जिसकी वजह से ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो वो मेजर कॉजेज़ भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये क्यों हुआ था, इसके अंदर किस किस ने रोल प्ले करा है, किस किस की भूमिका थी इस विद्रोह के अंदर, एंड इसका एंड कैसे हुआ। एंड 1857 का जो ये विद्रोह हुआ था, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है हमारे आने वाले टाइम में। जो चेंजेस है 1857 के बाद, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि एक इंस्पिरेशन बन गया कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट भी विरोध किया जा सकता है, रिवॉल्ट किया जा सकता है और इंडिपेंडेंस ली जा सकती है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इस टॉपिक को हम एंड करेंगे। ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड अदर मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप मेरी अदर वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देख पाएँ। तो इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉजेज़ देखेंगे, कॉजेज़ क्या कहते हैं उस टाइम पर। कॉजेज़ आपके सोशल कॉज थे, इकोनॉमिक कॉज थे, पॉलिटिकल कॉज थे, रिलीजियस कॉज थे। सोशल कॉजेज़ के अंदर क्या थे कि समाज के अंदर जो ब्रिटिशर्स चेंजेस ला रहे थे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे लोगों के लिए। जैसे एक सती प्रथा थी जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ख़त्म कर दी थी 1835 में, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं थे लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही थी। विडो रीमैरिज बिल लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी, जो समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि ये भी प्रथा जो थी बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही थी, तो वो चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। ओके, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे? इकोनॉमिक कॉजेज़ थे आपके, जैसे इंडियंस के साथ भेदभाव किया जाता था। जितनी सैलरी ब्रिटिश एम्प्लॉय को दी जाती थी उससे हाफ या उससे भी कम सैलरी इंडियंस को दी जाती थी, तो ये एक तरीके का भेदभाव था। एंड लैंड रिवेन्यू सिस्टम आता था, जो भी जैसे लैंड से रिवेन्यू जनरेट होता था, तो जमींदारों के हक में भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, और थी भी तो वो अगेंस्ट में थी। जैसे आप परमानेंट सेटलमेंट पढ़ेंगे तो वो जमींदारों के अगेंस्ट में था बिल्कुल, और किस तरीके से जमींदारों से ही ज़मीन छीन ली जाती थी। तो ये एक इकोनॉमिक कॉज था उस टाइम पे। जो भेदभाव हो रहे थे, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी, वो इंडियंस के फेवर में नहीं थी। पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे? सबसे बड़ा कॉज था इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से में क्या था, आपको मैं पिछले वाले एक्ट में बता चुका हूँ। 1858 का जो मैंने एक्ट डिस्कस करा है, उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बता चुका हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से क्या था कि अगर कोई भी किंग विदाउट मेल हायर, मतलब उसका कोई भी वंशज नहीं है जो एक बायोलॉजिकल वंशज हो, मतलब नेचुरल होना चाहिए। अगर अडॉप्शन से है तो वो अडॉप्शन भी चेक करा जाएगा कि वो लेजिटिमेट है, मतलब वैध है कि नहीं है। तो वो मोस्टली डिनाई कर दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। अब उसके पास, उस किंग के पास कोई नेचुरल हायर नहीं है, मतलब कोई भी नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो जो उसका राज्य है किंग का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी। ओके, अब वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो टेरिटरी है, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी उसको एनेक्स कर लेगी, अपने अधिकार में ले लेगी। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉलिटिकल कॉज था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे वो अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गए थे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो अगेंस्ट ही थी इंडियन के, क्योंकि वो यहाँ पे रूल करना चाहते थे, जो उन्होंने बाद में किया भी। तो वो हम इंडियंस के फेवर में तो कोई पॉलिसी बनाएंगे नहीं, तो उस वजह से ही ये रिवॉल्ट हुआ। एंड थर्ड है रिलीजियस कॉज। रिलीजियस कॉज क्या था? आपने अगर मेरे ब्रिटिश एक्ट की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि वो बिशॉप अपॉइंट कर रहे थे यहाँ पे, कि जो वहाँ के बिशॉप होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने धर्म का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यानी अपने धर्म के बारे में लोगों को बताएंगे और उनको कन्वेंस करेंगे कि वो अब हमारे धर्म में आ जाए। तो यानी वो क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चाहते थे लोगों को, और वो अपने धर्म का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। तो वो भी लोगों से एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक रिलीजन, एक किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी होता है, तो अगर कोई किसी की आइडेंटिटी छीनेगा तो वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो इसकी पहचान है। अगर वो पहचान ही छीन लेगा तो
वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये कॉज थे जिस वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ है। तो ये कॉजेज़ थे और इस कॉजेज़ के रिजल्ट क्या हुए वो हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये फाइट किसके अगेंस्ट थे? ओके, एक टर्म लिया गया उस टाइम पे, वो टर्म क्या था आपका? फिरंगी राज। मतलब फिरंगी राज के अगेंस्ट एक फाइट अनाउंस की गई, प्रोक्लेम की गई, उसको 1857 का रिवॉल्ट बोला गया और उसको बोला क्या गया कि फिरंगी राज के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा। वहाँ पे ये किस वजह से स्टार्ट हुआ? एक इवेंट हुआ था लेट आफ्टरनून 10 मई 1857 को एक इवेंट हुआ। कहाँ पे इवेंट हुआ? ये मेरठ के कैंटोनमेंट एरिया के अंदर। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे एकदम से जो सिपाही थे, वहाँ के सिपाही थे, उन्होंने क्या बगावत शुरू कर दी। अब वो बगावत शुरू कर दी, ठीक है, उसके भी ये एकदम से नहीं हुआ था, उसके कॉजेज़ मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ था। ओके, ऑर्डिनरी पीपल ऑफ टाउन और उसके अलावा क्या हुआ, जो लोग थे, जो साधारण लोग थे टाउन के और जो विलेज के आसपास के लोग थे, वो भी उनके साथ मिल गए सिपाहियों के साथ और विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। ये एक छोटी सी जगह से स्टार्ट हुआ एंड कैप्चर द बैल ऑफ आर्म। बैल ऑफ आर्म्स क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने हथियार रखते थे, ठीक है, जितने भी आर्टिलरी थी वो रखते थे। तो वहाँ पे वो चीज़ जो सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह करा था उन्होंने कैप्चर कर ली एंड अटैक करा वाइट पीपल्स पे, यानी सफ़ेद लोगों पे। ओके, वाइट पीपल यानी ब्रिटिशर्स। ओके, और उनके घर जला दिए और उनकी प्रॉपर्टी जला दी। ओके, तो ये इस तरीके से तो इस तरह से विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। और क्या हुआ? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसे कोर्ट हो गया, ट्रेजरी होगी, उसको कैप्चर कर लिया, उसको लूट लिया, प्लंडर कर लिया। ओके, डिस्ट्रॉयड कर दिया एंड प्लंडर मतलब उसको बर्बाद कर दिया और उसको लूट लिया। ओके, जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनको बर्बाद कर दिया और उनको जो ट्रेजरी थी उनको लूट लिया गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना गुस्सा था लोगों में उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी तो वो पूरी हैरेस करने वाली थी इंडियन लोगों को। तो इस वजह से लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। अब ये विद्रोह शुरू हो चुका है। टेलीफोन लाइन्स वर कट। टेलीफोन लाइन्स को काट दिया गया था ताकि कम्युनिकेट न कर पाए। जैसे मेरठ से दिल्ली कांटेक्ट करना है तो दिल्ली के अंदर खबर दे देंगे, लेकिन वो लाइन्स कट कर दी गई। और कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन करना एक वॉर के अंदर बहुत इसेंशियल चीज़ होती है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन होता रहेगा तो आपका जो आपने रिवॉल्ट करा वो सक्सीड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन कर दिया गया। अब जो ये सब चीज़ हुई तो उसका रिबेल का पैटर्न, अब क्या एक जगह हुई है फिर दूसरी जगह होएगी, तो वो किस तरह से होता था कि अब क्या होगा, जैसे टाउन टू टाउन मूव करेंगे ये सिपाही। क्या करेंगे? जो सिपाहियों ने विद्रोह करा वो टाउन टू टाउन मूव करेंगे। अब वो टाउन टू टाउन मूव करेंगे मतलब शहर टू शहर जाएंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे? सीज द बैल ऑफ आर्म, मतलब एक वो जगह जहाँ पे आर्टिलरी मतलब जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं उसको लूटेंगे, अपने लिए यूज़ करेंगे। ओके, ट्रेजरी को प्लंडर करेंगे, मतलब जो ट्रेजरी थी, खजाना होता था, उसको लूट लेंगे। गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करेंगे, ठीक है, जैसे टेलीग्राफ ऑफिस हो गया आपका, कोर्ट हो गया, रिकॉर्ड रूम्स हो गए, रिकॉर्ड्स को जला देंगे। ओके, क्योंकि उस टाइम पे जो रैयत थे, ज़मींदार थे, ओके, एंड जो किसान थे उनका साथ रिकॉर्ड्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो ज़मींदार थे, ओके, किसान थे, इन सबको बहुत हैरेस करा जाता था पेपर वर्क के थ्रू कि इसमें तुम्हारा इतना बचा है, और उनसे ज़मीनें ले ली जाती थी अगर वो टाइम पे टारगेट पूरा नहीं कर पाते थे। वो टारगेट भी प्रैक्टिकल नहीं होते थे, वो पॉसिबल नहीं होते थे अचीव करने के लिए, वो खाली ब्रिटिशर्स के फेवर में होते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या करना था, वो उनकी ज़मीनें लेनी थी उस टाइम पे। तो वो ऐसा टारगेट देते थे, ऐसी पॉलिसी बनाते थे कि जो किसान है, ज़मींदार है, रैयत है, वो उसको पूरा ना कर पाए। डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी ऑफ वाइट पीपल, जो अंग्रेज थे उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते थे। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा किस तरह से होती थी? घोषणा होती थी जैसे अगर किसी टाउन टू टाउन जा रहे हैं तो वो घोषणा भी तो करेंगे, तो घोषणा करने का तरीका क्या था और लैंग्वेज क्या थी? लैंग्वेज थी हिंदी, उर्दू और पर्शियन। 3 लैंग्वेज के अंदर उस टाइम पे घोषणाएं होती थी। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है उस टाइम पे आता था, दिल्ली उर्दू अखबार। ये आप देख सकते हैं, इसको सर्च करेंगे आप नेट पे तो आपको मिल जाएगा। उस टाइम पे ये बहुत प्रचलित यानी प्रेवलेंट अखबार था उस टाइम पे, जो चलता था, लोग इसको पढ़ते थे और इससे उनको रिवॉल्ट के बारे में खबर मिलती थी इस अखबार के थ्रू। ओके, इट अफेक्टेड लिवलाइवुड,
ओके, जो लोगों का जीवन यापन है वो तो अफेक्ट होएगा ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर रिवॉल्ट हो रहा है, वॉर है, मतलब एक मिनी वॉर है चाहे तो, लेकिन वो लोगों की ज़िंदगी, जो लोगों की लाइफ है उनको तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो लोगों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। जो जीवन शैली, जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो जी रहे थे, अब उससे हटके अब उससे हटके उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और रिवॉल्ट में साथ देना पड़ेगा अगर उनको आज़ादी चाहिए तो। ओके, तो इस तरीके से ये रिबेलियन का पैटर्न था कि वो टाउन टू टाउन मूव करते थे और इस तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो करते थे। यही प्रोसीजर उस टाइम पे चल रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लीडर्स। अब लीडर्स की बात करते हैं। अब कोई भी रिवॉल्ट होगा तो उसमें लीडर तो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे लीडर क्या होगा, जो आपका रिवॉल्ट है उसका फेस होगा। अब उसी को देख के जितने भी रिवॉल्ट कर रहे हैं लोग, वो उसको देखेंगे कि हमारा लीडर ये है, तो उससे उनको अफेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वो उनको इंस्पायर करना चाहिए। इस तरीके से लीडर होते हैं। तो उसी तरह से लीडर थे उस टाइम पे। जैसे दिल्ली के बहादुर शाह थे। जो बहादुर शाह थे वो मुग़ल वंशज थे, और उनको दिल्ली की गद्दी पे ब्रिटिशर्स ने बैठा रखा था। तो बहादुर शाह थे दिल्ली की तरफ से लीडर। ओके, कानपुर की तरफ से लीडर कौन थे? नाना साहब। नाना साहब अडॉप्टेड चाइल्ड थे। ओके, तो आपको मैंने जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से बताया, तो नाना साहब की जो पेंशन वगैरह थी वो सब कुछ बंद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि किंग अपॉइंट कर देंगे, किसी भी किंग बना दिया किसी भी प्रोविंसेस के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, और उसको जो ब्रिटिश थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक पेंशन देती थी। ओके, वो रिवेन्यू नहीं ले सकता उस स्टेट का, जो किंग था वो क्या लेगा, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसको पेंशन दे रही है, और जो रेवेन्यू स्टेट से जनरेट होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी। ओके, अब झांसी झांसी की लीडर कौन थी? झांसी की लीडर कौन थी ये आप सब लोग जानते होंगे। झांसी की लीडर कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई लीडर थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे इंडिया को उस टाइम पे इंस्पायर करा था, क्योंकि उन्होंने अपनी वीरता से बहुत सारे ऐसी चीज़ें करी थी जो एक लेडी के लिए उस टाइम पे पॉसिबल नहीं माना जाता था। ओके, तो उन्होंने अपनी वीरता दिखाई, तो उस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग फेस बनी 1857 के रिवॉल्ट का। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कदर। ओके, बिहार के अंदर भी थे आपके कंवर सिंह, तो उनको भी आपको याद रखना है। अदर फेसेस कौन थे? शामल थे। ठीक है, यूपी के अंदर जट कल्टीवेटर्स थे, उनके ये लीडर थे। तो इनकी जो ज़मीनें थी वो बहुत फर्टाइल थी। फर्टाइल ज़मीनें थी, मतलब उपजाऊ ज़मीन थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती थी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स के टैक्स थे उसकी वजह से इनको इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए था, तो ये उनसे बहुत परेशान थे। तो ये भी क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल करने के लिए लोगों को बोलते थे कि उनके खिलाफ रिबेल करो, रिबेल कर, मतलब रिबेल होएगा तो उसमें साथ देना, रिबेल होएगा तो उसमें साथ देना। तो इन्होंने भी लोगों को इंस्पायर करा रिवॉल्ट करने के लिए। तो इनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी यूपी के अंदर। सेकंड पर्सन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो एक इंस्पायर्ड पर्सनालिटी थे उस टाइम पे, लोगों को रिवॉल्ट करने के लिए इंस्पायर करते थे ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, एंड इनकी पढ़ाई हैदराबाद के अंदर हुई थी। फिर उन्होंने इनको जो इंस्पायर ये करते थे उनके लिए अंग्रेज़ों ने इन्होंने जेल में डाल दिया। फिर जब ये जेल से निकले तो ये रिवॉल्ट के अंदर लीडर बन गए और इन्होंने बैटल ऑफ चिन्नात जिताया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ओके, तो ये अदर फेस थे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब रिवॉल्ट के अंदर उसके बाद क्या हुआ। जब 10 मई 1857 को रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, अब वो सिपाही क्या करेंगे, सिपाही अराइव्ड एट दिल्ली। दिल्ली में आ गए। जो जितने भी सिपाही थे कहाँ पे आ गए, रेड फोर्ट के ऊपर आ गए, रेड फोर्ट के सामने। उस टाइम पे रमज़ान का महीना चल रहा था। क्या, तो बहादुर शाह भी रमज़ान रखते थे। तो उन्होंने क्या करा, जो सिपाही आए उन्होंने बताया बहादुर शाह को अबाउट बुलेट्स जो उस टाइम पे गोलियां थी, बुलेट्स थी बड़ी बड़ी, तो उसके अंदर क्या, फैट ऑफ काउ एंड पिग। ओके, तो ये बात कही गई कि वो फैट और काउ के, तो ये बात कही गई कि वो काउ और पिग के फैट की बनी हुई है, तो उसको उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था। तो उससे क्या होता है, वुड करप्ट देयर कास्ट एंड रिलीजन, मतलब उनके रिलीजन को वो करप्ट करेगा। क्योंकि हमारे जो हिंदू होते हैं उनमें काउस जो होती है वो बहुत पवित्र मानी जाती है, और पिग्स के लिए मुस्लिम धर्म में एक अहम जगह होती है।
तो अगर वो उसको मुंह से छीलते हैं तो वो करप्ट करेगा उनके रिलीजन को। और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स ये एक र्यूमर थी। अब क्या हुआ, इसके बाद बहादुर शाह ने लीडरशिप स्वीकार कर ली, क्योंकि बहादुर शाह भी एक विक्टिम था ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ का। ओके, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो पॉलिसीज़ बनाई थी उसका भी वो एक विक्टिम था, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र को भी खाली एक पेंशन मिल रही थी, उसको कोई एक किंग नाम का ही, मतलब खाली किंग एक नाम के ही थे वो उस टाइम पे। ओके, क्योंकि खाली पेंशन पे ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन दे रही है उन्हीं पे उनका सब चल रहा है। ओके, अब इससे क्या हुआ, जब लीडरशिप बहादुर शाह ने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैं आपके रिवोल्ट जो आप करोगे उसका चेहरा बनूंगा, तो अब वो लेजिटिमेट हो गया। किस क्या, एक रूलर ने एक्सेप्ट कर लिया विद्रोह का साथ देना, तो अब रूलर ने जब उसको साथ दे दिया तो एक लेजिटिमेट हो गया, मतलब एक रूलर साथ दे रहा है तो वो विद्रोह एक बड़ा विद्रोह हो गया। और जो नॉमिनल हेड है विद्रोह का, जो हेड है वो किसको बना दिया गया, बहादुर शाह को, दिल्ली की तरफ से। ओके, तो अब बहादुर शाह का चेहरा मिल गया विद्रोह को, तो उससे विद्रोह और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत प्रमुख शख्स थे उस टाइम पे, तो उनका फेस हर कोई जानता था, उनका नाम हर कोई जानता था। तो अगर वो रिवोल्ट के साथ जुड़ गए हैं तो और भी लोग अब रिवोल्ट के साथ जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने जो एक्सेप्ट करा उसकी वजह से ये रिवोल्ट और बड़ा हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे अवध रोल। अवध भी एक प्रिंसली स्टेट था उस टाइम पे। अब अवध के अंदर क्या हुआ था, अवध ने एक 1857 में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था, क्योंकि उसके अंदर जो नवाब थे अवध के, वो एक विक्टिम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसी के। जो वहाँ के लोग जो अवध के नवाब थे उनको बहुत मानते थे, तो अवध के जो नवाब थे उनको विक्टिम बना दिया गया। जब वो हैरेस करे गए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी उनके द्वारा हैरेस करे गए, तो उससे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी उससे वो हैरेस किए गए। अब वो किस तरह से क्या सब कुछ हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सॉइल ऑफ अवध वाज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एंड कॉटन। जो अवध की जो मिट्टी थी वो सुटेबल थी, किसके सुटेबल थी, मतलब उसके अंदर इंडिगो और कॉटन बहुत अच्छा उगता था। तो उस पर तो सबसे पहले नजर जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्यों, कॉटन और इंडिगो मिलेगा, उसको एक्सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड के अंदर तो पैसा कमाया जाएगा। ऐसे राज्य तो सबसे पहले अधीन करे जाएंगे जो कमाई दे सके आपको। ओके, इट वॉज सब्सिडरी अलायंस, ये एक सब्सिडरी अलायंस थी। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है वो अभी बताता हूँ। कब बनी थी सब्सिडरी अलायंस, 1801 के अंदर। सब्सिडरी अलायंस क्या होती है, इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, कब इंट्रोड्यूस करा था, 1798 में इंट्रोड्यूस करा था। और इसको क्या बोलते थे, इनडायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल, डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे। ये जो पॉलिसी थी और राजाओं ने भी अपनाई थी, जैसे आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी है वो भी डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, वो भी क्या था कि अदर राज्य जिस पे उन्होंने कब्जा करा है तो उसको एक ईयरली एक अमाउंट बांध देंगे कि ये अमाउंट उनको ईयरली पे करना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी को। ओके, क्योंकि इतनी बड़ी सेना नहीं होती थी कि उधर जाएंगे उधर को भी पूरा रूल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या इनडायरेक्ट रूल होता था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये करना शुरू करा था। तो इनडायरेक्ट रूल में और क्या करती थी वो, ब्रिटिश रेजिडेंट, मतलब एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट करेगी कहाँ पे, कोर्ट के अंदर। जो भी अलायंस कोर्ट होगी, मतलब जो भी उस स्टेट का कोर्ट होगा, जो भी राजा का दरबार होगा, उसके अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट करेंगी। तो वो क्या ध्यान रखेगा, और वो कौन अपॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल जो उस टाइम पे होंगे उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो। और एक वॉचडॉग का काम करेगा कि उस राज्य के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है वो सारी खबर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। ठीक है, इन 1856, अब 1856 में क्या हुआ, जो अवध था वो पहले सब्सिडरी अलायंस थी, अब क्या कंप्लीट ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपने अंडर कर लेगी। तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरा उस पर अपना कब्जा कर लेगी। तो उसको एक कंप्लीट अलायंस, मतलब एक कंप्लीट ब्रिटिश टेरिटरी बनाया गया अवध को 1856 में।
तो 1856 में जब उसको कंप्लीट ब्रिटिश टेरिटरी बना दिया गया, तो जो वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह, लोग उनको बहुत प्यार करते थे वहाँ पे अवध में, तो उनको कलकत्ता भेज दिया गया। क्योंकि अब वो वहाँ पे कोई राजा नहीं है, उनको एग्जाइल दे दिया गया और कलकत्ता भेज दिया गया। तो इससे वहाँ के लोग जो उनको प्यार करते थे वो इंस्पायर्ड हुए, उनको लगा अब फिरंगी राज के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। ओके, तो इस तरह अवध की एक बहुत बड़ी भूमिका थी विद्रोह के अंदर। अब इसमें हम देखते हैं कि विज़न क्या था। विज़न क्या था? यूनिटी ऑफ ज़मींदार। अब लोग चाहते थे कि ज़मींदार सारे एक हो जाएं। तौलकदार क्या होते थे? तौलकदार क्या होते थे उस टाइम पे? जो ब्रिटिश और मुगल के टाइम पे जो जमींदार होते थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी और उनसे वो टैक्स लेते थे, उनको तौलकदार बोला जाता था। सिपाही यानी जितने भी सोल्जर होते थे, सिपाही होते थे, वो सारे एक हो जाए। रैयत यानी किसान जो उस टाइम पे थे, किसान लेकिन थोड़े रिच किसान। ओके, तो वो सारे एक हो जाए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे, क्योंकि इस विद्रोह के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको दिखेगी कि जितने भी मुस्लिम रूलर थे और जितने भी हिंदू रूलर थे वो साथ में मिलकर उन्होंने विद्रोह करा था। प्रोक्लेमेशन, ये घोषणा करी गई कि ब्रिटिश क्या करे। ये घोषणा उस टाइम पे की जा रही थी कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश आर डिस्ट्रॉइंग कास्ट रिलीजन ऑफ हिंदू मुस्लिम एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू क्रिश्चियनिटी। ओके, क्रिश्चियन बना रहे हैं उनको, उनके कास्ट और रिलीजन को करप्ट कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। और बोला गया कि पीपल कम टुगेदर, मतलब लोग साथ में आओ एंड अपनी लीव लाइवहुड, मतलब अपने जीवन के लिए, ओके, विश्वास के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपनी पहचान के लिए संघर्ष करो। ओके, रिवॉल्ट करो, रिवॉल्ट के अंदर साथ दो। ओके, ये बोला गया। और इस फाइट को क्या बोला गया? अ फाइट फॉर ग्रेटर पब्लिक गुड। ये किसी लालच के लिए रिवॉल्ट नहीं हो रहा, ये अपनी भलाई के लिए रिवॉल्ट कर रहे हैं हम। इससे हमें आज़ादी मिलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो रिवॉल्ट में साथ दो। ओके, तो इस फाइट को क्या बोला गया? ग्रेटर पब्लिक गुड। तो ये हमारा पार्ट 1 था। 1857 का जो विद्रोह था उसका पार्ट 1 था। आई होप आपको इसके अंदर बहुत नॉलेज मिली होगी कि किस तरह से विद्रोह हुआ और क्या क्या उस टाइम पे दृष्टिकोण थे लोगों के। बहुत संख्या के अंदर लोगों ने विद्रोह के अंदर साथ दिया, बहुत सारे रूलर इसके साथ जुड़े, तो ये एक बहुत बड़ा विद्रोह बना। एंड ब्रिटिशर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे और जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उसको इस रिवॉल्ट ने हिला के रख दिया। ओके, अब जो भी इसके बाद जो 1857 की रिवॉल्ट हुआ, इसके बाद जो भी पॉलिसीज़ बनेगी, जो भी पॉलिसीज़ बनी थी, वो एक चीज़ ध्यान में रखी जाएगी कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है। तो वो चीज़ दोबारा ना हो तो ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी बनाएंगे वो काफ़ी रिलैक्सिंग पॉलिसी, मतलब उसके अंदर इंडियंस के बारे में भी सोचा जाएगा। 1858 का जो एक्ट है उसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके अंदर आपको, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस को भी राइट्स देना शुरू किया गया। अब इंडियंस के बारे में भी ब्रिटिश एक्ट जो बने थे उनके इंडियंस के बारे में भी उसके अंदर जिक्र था। तो ये एक पार्ट 1 है। इससे पहले मैंने ब्रिटिश एक्ट की वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप जरूर देखिए, जिससे आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना रहे, जिससे आपको इवेंट बाय इवेंट, मतलब इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ें एक घटनाक्रम में याद रहे। क्योंकि अगर आप बीच बीच में देखते हो तो उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं होता और उतना इंटरेस्ट भी नहीं बनता। तो अगर आप एक घटनाक्रम के अनुसार देखते हो तो आपके माइंड के अंदर भी वो चीज़ बन जाती है कि हाँ इसके बाद ये हुआ था, उसके बाद हुआ। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इवेंट और उनकी डेट और टाइम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। दिस इज़ माई चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। थैंक यू गाइज।